ठीक है। Today we will discuss about conductometric titration. We have discussed about the conductance, and in conductometric titrations we will discuss the conductance, how it will serve for titration. Titration, when one liquid or one solution react with another solution, and it will give a reaction in which the number of ions are changing. Number of ions are changing or the ion is replaced, then the conductance value will change. Conductance value will change. क्यों चेंज होगी? देखो, पहले आपने जो लिक्विड या सॉल्यूशन लिया है उसमें कोई एक टाइप के आयन थे या कम या ज्यादा आयन थे, आपने दूसरा सॉल्यूशन इसके अंदर ऐड किया है, दूसरा लिक्विड ऐड किया है, उससे क्या होगा? वो आयन्स हैं वो चेंज होंगे। हो सकता है वो पहले वाले आयन न्यूट्रलाइज हो जाएं, हो सकता है कि आपने जो आयन डाले हैं वो और ऐड हो जाएं, तो कंडक्टेंस या तो बढ़ेगी या घटेगी। और इसी चीज का हम यूज करते हैं किसमें? कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में हम डिफरेंट टाइट्रेशन करवाते हैं, कंडक्टेंस की मेजरमेंट करते हैं और पता लगाते हैं कि एंड पॉइंट कहां पे आया, वेयर इज द एंड पॉइंट। आपने प्रैक्टिकल्स में भी पढ़ा है, प्रैक्टिकल्स में भी आपने पढ़ा है कि जब एक एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है, हम एसिड बेस टाइट्रेशन करवाते हैं। एसिड बेस टाइट्रेशन में हम पहले डिस्कस करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। हमारे पास मान लिया सपोज क्या, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl और हम उसकी स्ट्रॉन्ग बेस NaOH से टाइट्रेशन करवाना चाह रहे हैं। हमारे पास एक मेथड है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, हमने HCl लिया, उसको टाइट्रेट करवाना शुरू किया और फिनोफ्थलीन इंडिकेटर डाल दिया। जैसे ही NaOH की कंसंट्रेशन HCl को न्यूट्रलाइज करवा देगी, इतना वॉल्यूम हम NaOH का ऐड कर देंगे इसके अंदर कि वो न्यूट्रलाइज हो जाए। उसके जस्ट बाद पिंक कलर अपीयर होने लग जाएगा, किसका? सोडियम साल्ट ऑफ फिनोफ्थलीन, सोडियम साल्ट ऑफ फिनोफ्थलीन। लेकिन अगर हमें उसकी जरूरत ही ना पड़े तो कैसे? कि हमें एंड पॉइंट का पता लगे बिना इंडिकेटर डाले, हमें एंड पॉइंट का पता लगे बिना इंडिकेटर डाले, और वो हो सकता है किसमें? कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में। कंडक्टेंस की वेरिएशन इस तरीके से होगी, आपको पैटर्न पता लग जाएगा कि किस अमाउंट पे न्यूट्रलाइज हो गया आपका HCl। इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, देखते हैं कि कंडक्टेंस में किस तरीके से वेरिएशन आती है, कंडक्टेंस में किस तरीके से वेरिएशन आती है। HCl कोई स्ट्रॉन्ग एसिड, HCl जैसा कोई और एसिड भी हो सकता है। सपोज HCl जब आप इसको वाटर में डालोगे, यानी इसका सॉल्यूशन जो बनाओगे, उसमें क्या होगा? H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव होंगे, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव होंगे। आपको ऐड करना है NaOH। When you add NaOH, NaOH will give Na positive and OH negative, Na positive and OH negative। HCl ने जो H पॉजिटिव दे रखे हैं, जिनकी वजह से स्टार्टिंग में कंडक्टेंस है, क्योंकि H पॉजिटिव लाइट वेट है, इसकी मोबिलिटी काफी ज्यादा है, तो HCl की जो कंडक्टेंस होगी स्टार्टिंग सॉल्यूशन की काफी ज्यादा अच्छी होगी, काफी ज्यादा हाई होगी। अगर मैं कंडक्टेंस वर्सेस वॉल्यूम ऑफ NaOH एडिड के लिए ग्राफ प्लॉट करूं, कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन, कंडक्टेंस ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर वर्सेस वॉल्यूम ऑफ द NaOH, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, स्टार्टिंग में जब मैंने कोई भी एक भी ड्रॉप NaOH की नहीं डाली है तो कंडक्टेंस की कुछ वैल्यू होगी, सपोज करो इतनी वैल्यू है, ठीक है। जैसे ही मैंने उसमें NaOH ऐड करना शुरू किया, NaOH प्रोवाइड करवाएगा Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है दोनों के दोनों, कंप्लीटली आयोनाइज फॉर्म में ये था, कंप्लीटली आयोनाइज ये रहेगा। जितना डालोगे उतना का उतना आयोनाइज, जितना डालोगे उतना का उतना आयोनाइज। जितने भी H पॉजिटिव उसके अंदर होंगे, OH नेगेटिव के आते ही वाटर बनाएंगे H2O। और आपको पता है H2O एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है जो कि इतना ज्यादा आयनाइज नहीं होता, और जब H2O ज्यादा आयनाइज नहीं होगा, यानी आपके NaOH के एडिशन से H पॉजिटिव जो है कम होते जा रहे हैं, कंडक्टेंस डिक्रीज करेगी, कंडक्टेंस डिक्रीज करेगी। आने वाले NaOH में Na पॉजिटिव होगा, OH नेगेटिव होगा, OH नेगेटिव तो न्यूट्रलाइज कर देगा H पॉजिटिव को, तो H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन डिक्रीज करेगी, कंडक्टेंस डिक्रीज करेगी।
Na पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, लेकिन Na पॉजिटिव जो है वो इतना मोबाइल नहीं है, इतनी वो कंडक्टेंस शो नहीं कर सकता। इसकी वजह से ऑन दी होल अगर हम देखें, H पॉजिटिव की डिक्रीज से कंडक्टेंस डिक्रीज, Na पॉजिटिव के डालने से कंडक्टेंस मामूली से इंक्रीज, ऑन दी होल नेट डिक्रीज करेगी, कंडक्टेंस विल डिक्रीज। एट द एंड पॉइंट जहां पे सिर्फ लास्ट मॉलिक्यूल HCl का बचा हो, यानी लास्ट H पॉजिटिव बचा हो, आपने जैसे ही NaOH डाला, अगले मॉलिक्यूल ने H पॉजिटिव जो एक बचा हुआ था उसको भी रिप्लेस कर दिया, और वो जो कंडक्टेंस होगी वो मिनिमम कंडक्टेंस होगी इस सॉल्यूशन के लिए। फर्दर आप NaOH ऐड करो, फर्दर आपने NaOH ऐड किया, अब कोई H पॉजिटिव है नहीं जिसको न्यूट्रलाइज करवाया जा सके, और जब H पॉजिटिव नहीं है न्यूट्रलाइज करवाने लायक, तो जो OH नेगेटिव है वो अब एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे, यानी जमा होना शुरू हो जाएंगे, सॉल्यूशन में OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। पहले कोई आयन था जिसको न्यूट्रलाइज किया जा रहा था, अब कोई ऐसा आयन है नहीं जिसको न्यूट्रलाइज किया जा रहा हो। आने वाले जितने भी आयन हैं वो क्या करेंगे, कंडक्टेंस को इंक्रीज करवाने का काम करेंगे, और OH नेगेटिव की मोबिलिटी अच्छी खासी है, तो जैसे जैसे OH नेगेटिव यानी NaOH आएगा तो कंडक्टेंस फर्दर इंक्रीज करेगी, और इस तरीके से ग्राफ आएगा। यह था किसके लिए, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। अगर हम डिस्कस करें वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, उस केस में क्या होगा। आपको पता है जो वीक एसिड है, लाइक एसिटिक एसिड, दिस इज एन एग्जांपल। एसिटिक एसिड जो है वो वीकली आयनाइज होता है, वो क्या है, वीकली आयनाइज होता है, CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, यानी ज्यादा कंसंट्रेशन किसकी रहेगी, एसिटिक एसिड मॉलिक्यूलर फॉर्म की रहेगी, और आयन की फॉर्म में वो कम डिसोसिएट होगा। आप जैसे ही NaOH डालोगे, पहले आने वाला NaOH का मॉलिक्यूल आते ही क्या करेगा, एसीटेट आयन के साथ सोडियम साल्ट बनाएगा, सोडियम एसीटेट, जो कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, यानी सिर्फ Na पॉजिटिव आए हैं उनकी वजह से कंडक्टेंस बढ़ेगी, उनकी वजह से क्या होगा, कंडक्टेंस बढ़ेगी। क्यों, जो CH3COH था जो वीकली आयनाइज हो रहा था, उसका जो आयनिक फॉर्म थी उसके साथ ही क्या बताया है, सोडियम एसीटेट बनाता है। सोडियम एसीटेट अगर ये बना रहा है तो यहां पे आयन बढ़ ही रहे हैं। दूसरी चीज, इसके पास जो H पॉजिटिव था जो कि हाईली मोबाइल था, लेकिन कंसंट्रेशन ही बहुत कम थी, उसको OH नेगेटिव ने आके क्या किया, न्यूट्रलाइज किया। लेकिन जैसे ही न्यूट्रलाइज होगा लीच एडले प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो ये इक्विलिब्रियम है इस तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, और जब इस तरफ शिफ्ट होगा फर्दर मोर डिसोसिएशन, जैसे जैसे NaOH डालते जाओगे डिसोसिएशन होता जाएगा। हालांकि हर एक केस में उस H पॉजिटिव को आने वाला NaOH न्यूट्रलाइज करवाएगा, लेकिन एसीटेट आयन बढ़ेंगे, Na पॉजिटिव बढ़ेंगे, आयन बढ़ेंगे। देखो पहले ही कम डिसोसिएट था, कम H पॉजिटिव थे, वो अगर न्यूट्रलाइज हो भी जाते हैं और डिसोसिएट हो रहा है, नंबर ऑफ आयंस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से कंडक्टेंस जो है वो क्या करेगी, बढ़ेगी। अब एसिटिक एसिड जब कुछ भी नहीं डाला था, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट, कंडक्टेंस स्टार्टिंग में ही कम होगी, लेकिन जब आपने NaOH डालना शुरू किया तो उसके H पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज होना पड़ा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होना शुरू हो गया राइट की साइड, आयंस बनने लगे। जब आयन बनने लगे, सोडियम एसीटेट तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये कॉम्प्लेक्स बन भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कंडक्टेंस बढ़ेगी ही, और जब कंडक्टेंस बढ़ेगी तो थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा मोबाइल कोई आयन नहीं ऐड हो रहा है, मोबाइल आयन कोई ऐड नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही एंड पॉइंट आएगा, एसिटिक एसिड का लास्ट मॉलिक्यूल भी डिसोसिएट होकर न्यूट्रलाइज हो जाएगा, उस सिनेरियो में आगे आने वाला NaOH Na पॉजिटिव भी बढ़ाएगा, OH नेगेटिव भी बढ़ाएगा, OH नेगेटिव की मोबिलिटी अच्छी खासी, जिसकी वजह से कंडक्टेंस इंक्रीज करेगी, शार्प इंक्रीज करेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस। If we have strong acid like HCl, and we add weak base
Suppose ammonia in water is NH4OH. Ammonia in water is NH4OH. NH3 plus H2O, NH4OH. NH4OH will give NH4 positive cation, ammonium cation, and OH negative hydroxyl anion. HCl जब स्टार्टिंग में हमने लिया, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कंडक्टेंस तो अच्छी खासी ही होगी, कंडक्टेंस अच्छी खासी होगी। जैसे ही आप इसके अंदर क्या करोगे, अमोनिया सॉल्यूशन डालोगे या अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस डालोगे, तो वीक बेस इसके साथ रिएक्शन करेगा। रिएक्शन क्या करेगा, जो OH नेगेटिव होंगे इस वीक बेस के, वो इसके H पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करेंगे, इसके H पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करेंगे। हाईली मोबाइल H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इसके डालने से घटती जा रही है, तो कंडक्टेंस क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, कंडक्टेंस में डिक्रीज आएगा। एक जहां पे एंड पॉइंट होगा, लास्ट मॉलिक्यूल जब HCl का टाइट्रेट हो रहा होगा, न्यूट्रलाइज हो रहा होगा, वहां पे क्या होगा, OH नेगेटिव इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। अब जो आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्स्ट्रा डालोगे, क्योंकि ये एक वीक बेस है, यानी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जब तक सामने एसिड मिल रहा था सारा डिसोसिएट हो रहा था, सारा डिसोसिएट हो रहा था, लेकिन जब उसको सामने कोई एसिड नहीं मिलेगा तो ये वीकली आयनाइज होगा, और जब ये वीकली आयनाइज होगा तो कंडक्टेंस में कोई ज्यादा फर्क आएगा नहीं, यानी कि पहले डिक्रीज होगा, और एंड पॉइंट जिसे हम कहते हैं, हालांकि ये एंड पॉइंट नहीं है, इक्विवेलेंस पॉइंट है, उसके बाद लगभग कांस्टेंट हो जाएगी कंडक्टेंस की वैल्यू। फर्दर आप ऐड करते रहो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट को, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ वीक बेस की टाइट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट, वीक एसिड एंड वीक बेस, वीक एसिड वर्सेस वीक बेस अगर टाइट्रेशन होती है, सपोज करो आपके पास एसिटिक एसिड है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, इनकी टाइट्रेशन आपने की, इनकी टाइट्रेशन आपने की, जब आपको पता है कि आपके पास एक वीक एसिड है स्टार्टिंग में, तो आपको पता है कंडक्टेंस तो वैसे ही कम होगी, कंडक्टेंस वैसे ही कम होगी। जब कंडक्टेंस कम होगी, जब कंडक्टेंस कम होगी, तो जब आप इसके अंदर एक वीक बेस डालोगे, वीक बेस डालने से अमोनियम एसीटेट बनेगा, जिसकी जो कंडक्टेंस है, जिसकी जो कंडक्टेंस है वो क्या है, ज्यादा होगी। भाई जो साल्ट बना है यहां पे, एक वीक एसिड वीक बेस के साथ यहां साल्ट बनाएगा अमोनियम एसीटेट, ठीक है, लेकिन ना तो मोबिलिटी इसकी बहुत ज्यादा, ना मोबिलिटी इसकी बहुत ज्यादा। जो ये H पॉजिटिव है इसका, वो तो OH नेगेटिव न्यूट्रलाइज करेगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव न्यूट्रलाइज करेंगे, तो कंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, पहले आयनाइज नहीं हो रहा था, ये डालने के बाद कम से कम आयनाइज होना तो शुरू हुआ। जब आयनाइज होना शुरू हुआ तो उसकी क्या होगी, कंडक्टेंस डिक्रीज इंक्रीज करेगी, हल्की सी इंक्रीज करेगी। लेकिन जब एंड पॉइंट आएगा, जब ये सारा का सारा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, जब ये सारा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, आने वाला अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो थोड़े बहुत आयन दे रहा था, अब इतना डिसोसिएट नहीं होगा, उसको आगे एसिड नहीं मिलेगा, तो इतना डिसोसिएट क्यों होगा, तो वीक डिसोसिएशन होगा, जिसकी वजह से कंडक्टेंस में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पहले हल्का सा इंक्रीज और फिर कांस्टेंट। मैंने ये नहीं कहा कि शार्प इंक्रीज होगा, शार्प इंक्रीज किस केस में होगा, अगर हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होता, ये क्योंकि बेस ही वीक है, ये बेस ही वीक है, तो यहां पे शार्प इंक्रीज नहीं होगा और उसके बाद ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहां पे ये क्या है, इक्विवेलेंस पॉइंट है। क्लियर, हमने कौन से केस देखे, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। हमने एसिड बेस की टाइट्रेशन तो देख ली, ठीक है। अब हम फर्दर आगे बढ़ेंगे ऐसे एसिड्स के लिए या फिर ऐसे मिक्सचर के लिए जिसमें एक से ज्यादा एसिड हो। सपोज करो आपके पास क्या है, आपके पास एक मिक्सचर है जिसमें एक वीक एसिड है और एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर आपके पास है, और उसको अब स्ट्रॉन्ग बेस से टाइट्रेट करवाओ, उसको स्ट्रॉन्ग बेस से टाइट्रेट करवाओ, तो क्या होगा, फिर वही ग्राफ हम बनाएंगे। यहां पे वॉल्यूम ऑफ अल्कली एडिड, और यहां पे क्या आएगा, कंडक्टेंस,
हमें तो कंडक्टेंस में वेरिएशन देखनी है, उसी से पता लगेगा कि इक्विवेलेंस पॉइंट कहां पे है। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड हमने मिला लिए, हमने HCl और एसिटिक एसिड का मिक्सचर लिया और उसको टाइट्रेट करवाने की कोशिश की, किसके साथ? NaOH के साथ। हमने टाइट्रेट करवाया किसके साथ? NaOH के साथ, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, CH3COOH एंड HCl। नाउ एक सॉल्यूशन में HCl भी है, CH3COH भी है, वीक इलेक्ट्रोलाइट भी है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी है। जब इलेक्ट्रोलाइट है स्ट्रॉन्ग वाला, एटलीस्ट स्ट्रॉन्ग वाला है, तो कंडक्टेंस स्टार्टिंग में ज्यादा ही होगी। कंडक्टेंस स्टार्टिंग में ज्यादा ही होगी। क्यों होगी? क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग वाला है वो तो पक्का डिसोसिएट हुआ होगा ना। वीक वाला अगर हुआ है नहीं हुआ है उसको ना भी देखें तो भी स्ट्रॉन्ग वाला तो डिसोसिएट हुआ है, यानी कि उसकी कंडक्टेंस अच्छी खासी होगी। अब HCl और एसिटिक एसिड में आपको पता है जब ये डिसोसिएट होते हैं तो H पॉजिटिव, या फिर अगर वाटर के अंदर बात करें H3O पॉजिटिव यानी हाइड्रोनियम आयन देते हैं। ये H पॉजिटिव देंगे या हाइड्रोनियम आयन देंगे, और अगर ये दे रहे हैं तो कॉमन है, ये भी H पॉजिटिव दे रहा है, ये भी H पॉजिटिव दे रहा है। अब कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से किसी एक का इक्विलिब्रिया जो है वो बैकवर्ड शिफ्ट होगा। लेकिन आपको यह पता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इक्विलिब्रिया नहीं अटेन करते, वो डायरेक्ट डिसोसिएट होते हैं किसी भी कंसंट्रेशन पे, किसी भी कंसंट्रेशन में। यानी कि ये तो बैक नहीं जा रही है जो रिएक्शन है, सिर्फ इसको बैक जाना पड़ेगा। जब तक HCl है H पॉजिटिव कंसंट्रेशन अच्छी खासी रहेगी, और जब H पॉजिटिव कंसंट्रेशन अच्छी खासी रहेगी तो H पॉजिटिव एसिटेट आयन से कंबाइन करके एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होता रहेगा। कब? जब तक स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। तो जब हम स्टार्टिंग में NaOH डालना शुरू करेंगे तो किसके साथ वो टाइट्रेट करेगा? वो उसके साथ टाइट्रेट करेगा ना जो वहां पे आयनाइज फॉर्म में पहले पड़ा है, जो आयनाइज फॉर्म में पहले पड़ा है। यानी कि HCl के साथ जैसे NaOH की टाइट्रेशन हो, इस तरीके से डिक्रीज इन द कंडक्टेंस होगा, डिक्रीज इन द कंडक्टेंस होगा। एक स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस जैसे टाइट्रेशन होती है, इसके H पॉजिटिव को ये न्यूट्रलाइज करवाने की कोशिश करेगा। H पॉजिटिव को रिप्लेस कौन कर रहा है? Na पॉजिटिव रिप्लेस कर रहा है। क्यों? H पॉजिटिव घटते जा रहे हैं, उसकी जगह उतने ही Na पॉजिटिव आते जा रहे हैं। जितने H पॉजिटिव घट रहे हैं उतने Na पॉजिटिव बढ़ रहे हैं, और जब ऐसा हो रहा है तो जो कंडक्टेंस है वो डिक्रीज करेगी। लेकिन जब HCl पूरा का पूरा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, अब एसिटिक एसिड की बारी। एसिटिक एसिड को लगेगा अरे वहां सॉल्यूशन में H पॉजिटिव नहीं है, ये डिसोसिएट होगा। जब ये डिसोसिएट होगा तो ये जो है ये इक्विलिब्रियम राइट की तरफ शिफ्ट होगा, राइट की तरफ शिफ्ट होगा। तो अब वीक एसिड की बारी है कि वो NaOH के साथ टाइट्रेशन रिएक्शन दे। अब वीक एसिड क्या करेगा? टाइट्रेशन देगा। वीक एसिड, जैसे वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की हम बात कर रहे थे पहले कि वीक एसिड में जैसे ही स्ट्रॉन्ग बेस डालोगे वो न्यूट्रलाइज होगा, लेकिन आयनाइज होगा साथ साथ, न्यूट्रलाइज होगा साथ साथ आयनाइज होगा, तो इसकी वजह से कंडक्टेंस क्या होगी? हल्की सी इंक्रीज करेगी। लेकिन जब ये एंड पॉइंट आएगा, इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा, उस इक्विवेलेंस पॉइंट के ऊपर जो सारा का सारा एसिटिक एसिड न्यूट्रलाइज हो चुका है, अब आने वाला NaOH OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन और Na पॉजिटिव कंसंट्रेशन ही बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ आयंस बढ़ाएंगे, और साथ के साथ OH नेगेटिव की मोबिलिटी भी अच्छी खासी है, तो कंडक्टेंस शार्प इंक्रीज करेगी और एकदम से शार्प इंक्रीज आएगा। यहां पे दो इक्विवेलेंस पॉइंट आएंगे, यहां दो इक्विवेलेंस पॉइंट आएंगे। पहला जो इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड का आएगा। जरूरी नहीं कि आप HCl लो, आपने अगर HNO3 लिया है तो भी ऐसा ही होगा, HNO3 लिया है तो भी ऐसा ही होगा कि वो क्या करेगा? पहले स्ट्रॉन्ग न्यूट्रलाइज होगा, फिर वीक न्यूट्रलाइज होगा। क्योंकि जब तक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंट है वो वीक को आयनाइज ही नहीं होने देगा, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से। इस वजह से पहले स्ट्रॉन्ग न्यूट्रलाइज होगा, फिर वीक न्यूट्रलाइज होगा। दो इक्विवेलेंस पॉइंट आएंगे। आपको अगर देखना है कि कौन से वाला कितना प्रेजेंट है तो आप इससे चेक कर सकते हो। इतना वॉल्यूम किसके लिए यूज हुआ है? स्ट्रॉन्ग के लिए। और इतना वॉल्यूम किसके लिए यूज हुआ है? वीक के लिए। क्लियर? नेक्स्ट आता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस के लिए भी कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के अंदर क्या होगा?
मान लिया आपके पास स्टार्टिंग में एक इलेक्ट्रोलाइट है और हम दूसरा इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हैं और प्रेसिपिटेट बन रहे हैं। जब इलेक्ट्रोलाइट से प्रेसिपिटेट बनेंगे तो कुछ ना कुछ जो आयन है वो सॉल्यूशन से जा रहे होंगे, और जब आयंस, नंबर ऑफ आयंस चेंज होंगे या आयंस डिस्प्लेस होंगे, आयंस प्रेसिपिटेट आउट होंगे, तो उस सिनेरियो में कंडक्टेंस की वैल्यू चेंज करेगी। और कंडक्टेंस की वैल्यू अगर चेंज होती है किसी टाइट्रेशन के अंदर तो हम वहां कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, सपोज करो हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है और सिल्वर नाइट्रेट जो है वो डिसोसिएट होगा किसके अंदर, Ag पॉजिटिव NO3 नेगेटिव के अंदर। अगर हम इसकी टाइट्रेशन कराएं KCl से, पोटाशियम क्लोराइड से, तो ये किसमें डिसोसिएट होना है, K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। लेकिन जो सिल्वर है उसकी बहुत अच्छी टेंडेंसी है कि वह हैलाइड से रिएक्ट करे, और जैसे वह हैलाइड से रिएक्ट करता है प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, क्योंकि जो सिल्वर के हैलाइड हैं उनकी सॉल्युबिलिटी ना के बराबर है, बहुत कम सॉल्युबिलिटी है। जब उनकी सॉल्युबिलिटी ही ना के बराबर है तो सिल्वर का हैलाइड बनेगा और प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। जो सिल्वर नाइट्रेट है वो आयनाइज होगा Ag पॉजिटिव NO3 नेगेटिव में, KCl आयनाइज होगा K पॉजिटिव Cl नेगेटिव में। स्टार्टिंग में सिल्वर नाइट्रेट है, स्टार्टिंग में सिल्वर नाइट्रेट है, आयनाइज हुआ पड़ा है, जितनी सी कंसेंट्रेशन है उसके हिसाब से कुछ ना कुछ कंडक्टेंस होगी। मान लिया कंडक्टेंस इतनी है और हम वॉल्यूम ऑफ KCl एडेड यहां पे ले रहे हैं, क्योंकि हम KCl डाल रहे हैं तो हम वॉल्यूम ऑफ KCl एडेड ले रहे हैं। जैसे ही हमने KCl डालना शुरू किया तो सिल्वर क्लोराइड AgCl प्रेसिपिटेट आउट होना शुरू हो गया। सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट बने, लेकिन सॉल्यूशन के अंदर आपने K पॉजिटिव Cl नेगेटिव डाले थे, Cl नेगेटिव साथ ही साथ नीचे जा रहे हैं, K पॉजिटिव सॉल्यूशन में रह रहे हैं और सॉल्यूशन से Ag पॉजिटिव नीचे जा रहा है, प्रेसिपिटेट आउट हो रहा है। तो अगर यहां पे कंडक्टेंस की वेरिएशन होगी तो किसकी वजह से होगी, पोटासियम और सिल्वर को कंपेयर करके देखें किसकी कंडक्टेंस ज्यादा, और बाय डिफॉल्ट पोटाशियम की मोबिलिटी और सिल्वर की मोबिलिटी ऑलमोस्ट बराबर हैं, जिसकी वजह से कंडक्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कंडक्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगी। लेकिन जैसे ही एंड पॉइंट आएगा, लास्ट मॉलिक्यूल सिल्वर का, सिल्वर नाइट्रेट का AgCl बनाएगा, उसके जस्ट बाद क्या होगा, उसके बाद सॉल्यूशन में सिल्वर नहीं है तो आने वाला Cl नेगेटिव प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगा, आने वाला K पॉजिटिव एक्सेस आएगा, सिर्फ एक्सेस आएगा, और एक्सेस आयन बने, एक्सेस आयन इसको मिले सॉल्यूशन को, तो क्या होगा, कंडक्टेंस इंक्रीज करेगी, तो कंडक्टेंस विल इंक्रीज आफ्टर द इक्विवेलेंस पॉइंट। क्लियर? नाउ क्या इसकी जगह अगर HCl ले तो सर KCl, इसकी जगह HCl अगर लें, ठीक है, पहले हम साल्ट डाल रहे थे, साल्ट की साल्ट से टाइट्रेशन करवा रहे थे, अब हम एसिड की साल्ट से टाइट्रेशन करवा रहे हैं, पहली बात। दूसरा, अगर हम ये लेंगे, आने वाला Cl सिल्वर के साथ क्या करेगा, प्रेसिपिटेट बनाएगा, लेकिन सिल्वर की जो मोबिलिटी थी H पॉजिटिव की मोबिलिटी से कहीं ज्यादा है, कंडक्टेंस की वैल्यू स्टार्टिंग से ही इंक्रीज करेगी। जब ये सारा खत्म हो जाएगा फिर बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगी। क्लियर?